क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी यानी कि कमेंट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? तो शिफ्ट प्लस F2 का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एमएस एक्सेल ओपन करना होगा और आप किसी भी सेल के अंदर आप जैसे कि आप चाहते हैं कि किसी भी सेल में कमेंट करने के लिए तो आपको शिफ्ट के साथ आपको सिर्फ F2 बटन प्रेस करना होगा और जब आप F2 बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से डिस्प्ले ओपन होगा और आप इसमें जो भी कमेंट के तौर पे आप लिखना चाहते हैं इस तरह से कमेंट पे आप लिखिए। लिखने के बाद आप जैसे क्या होगा कि वो सारी चीजें आपको वहां से हाइड हो जाएगा, बट आप जब कर्सर को उस कर्सर के मतलब उस सेल के पास ले जाइएगा तो जो कमेंट आप लिखे थे वो कमेंट क्या होगा कि शो होने लगेगा। तो एक तो यह तरीका है कि शिफ्ट प्लस F2 बटन प्रेस करें और उसमें कमेंट को ऐड कर सके। दूसरा तरीका यह है कि आप जिस भी सेल में कमेंट ऐड करना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद मेन्यू के तौर पे अगर हम बताएं तो रिव्यू पे क्लिक कीजिए। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर से देखिएगा कि न्यू कमेंट का ऑप्शन आता है और इस पे क्लिक करके आप कोई भी तरह का कमेंट को आप इसमें ऐड कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर यहां पर से कमेंट को एडिट भी कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके कमेंट को देख भी सकते हैं। ये सारे फंक्शन इसके अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन यह है कि stdev.p ये भी एक फार्मूला है और ये फार्मूला किसके अंदर होता है? तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन के अंतर्गत आता है और ये स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता कहां पे है? तो ये एमएस एक्सेल के अंदर और एमएस एक्सेल में कहां पे होता है? तो जैसे कि अगर आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें देखिएगा कि फार्मूला नाम का एक ऑप्शन रहेगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फार्मूला नाम का ऑप्शन है। तो जब आप फार्मूला पे क्लिक करते हैं तो इसमें कई अलग-अलग तरीके के एक ग्रुप बनाया हुआ फार्मूला का, जैसे यहां पर से फाइनेंशियल फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला हो गया, टेक्स्ट फार्मूला हो गया, डेट एंड टाइम फार्मूला हो गया, लुकअप फार्मूला हो गया। उसी तरह से जब मोर फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर से देखिएगा कि स्टैटिस्टिकल फंक्शन है और इसमें जब कर्सर को इस नीचे की ओर आप लाइएगा तो नीचे की लाने की ओर लाने के जब यहां पर से देखिएगा कि stdev नाम से p नाम से यहां पर से फार्मूला दिया गया तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर से जो क्वेश्चन है कि stdev.p जो फार्मूला है वो किसके अंदर आता है? लॉजिकल फंक्शन के अंदर आता है कि टेक्स्ट के अंदर आता है या फिर स्टैटिस्टिकल फंक्शन के अंदर आता है? तो ये इसके अंदर होगा 3 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है सॉरी आंसर यहां पर से इसका आंसर होगा 3 नंबर। इस क्वेश्चन से जान लीजिए कि 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन इसका जस्ट बाद है। 3 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट क्या है? तो एमएस वर्ड छोड़िए, चलिए एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट या फिर किसी भी जगह पे एमएस वर्ड के अलावा भी किसी भी जगह पर आप किसी भी चीज को कॉपी करना चाहते हैं उससे पहले आप उसको चीज को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल+C होता है। तो एमएस वर्ड में भी, एमएस एक्सेल में भी, पावरपॉइंट में भी, इंटरनेट से भी रिलेटेड या फिर और कैसी जगह पर से जब किसी भी चीज को कॉपी करना होगा तो उसके लिए कंट्रोल+C का प्रयोग किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ताओं की मौजूदा लिस्ट यानी अवेलेबल जो सूची होती है यानी जो पहले से अवेलेबल लिस्ट होता है तो वो टेस्ट में मतलब टेस्ट में अवेलेबल होता है, पहले से अवेलेबल होता है। तो कहां अवेलेबल होता है? तो अगर आपको जब मेलिंग के अंदर पहले से जो प्राप्तकर्ता यानी कि जिससे पहले से इंफॉर्मेशन लिखा गया है और वो कहां पे होता है तो सबसे पहले नंबर आपको मेलिंग पे क्लिक करना होगा। तो जैसे होम इंसर्ट होता है उसी प्रकार से एक मेन्यू का नाम है मेलिंग, उसके अंदर सेलेक्ट रेसिपिएंट्स नाम का ऑप्शन आएगा और उसमें यूज एक्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करके आप जो पहले से डाटा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे भी हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एमएस वर्ड इस तरह से ओपन है और एमएस वर्ड में हमें जाना होगा मेलिंग पे। मेलिंग पे क्लिक करने के बाद यहां पर से देखिए कि सेलेक्ट रेसिपिएंट्स नाम का ऑप्शन है और इसके अंदर 3 अलग-अलग फंक्शन आते हैं। पहला नंबर तो आता है टाइप ऑन न्यू लिस्ट, दूसरा आता है यूज एक्जिस्टिंग लिस्ट यानी कि जो पहले से फाइल बना हुआ है उसे आप यहां पर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 अलग-अलग जैसे फंक्शन है। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन कर रहा है कि मेलिंग के अंदर जो प्राप्तकर्ता उसे मौजूदा सूची यानी कि जो पहले से जो लिस्ट है उसे मेलिंग उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स उसके बाद यूज एक्जिस्टिंग लिस्ट के जरिए हम उसे क्या कर सकते हैं फिर से वापस ला सकते हैं जो पहले से फाइल सेव किया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि एमएस पावरपॉइंट 2016 में रिकॉर्ड शो, ये रिकॉर्ड शो एक फंक्शन है, छोटा सा एक मेन्यू का नाम है जिससे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड स्लाइड शो डैश मेन्यू के तहत आता है। तो यहां पर से स्लाइड शो के अंदर अवेलेबल होता है। तो जैसे अगर आप पावरपॉइंट में आप जाते हैं, पावरपॉइंट में जाने के बाद जैसे आपको बताया है कि होम इंसर्ट होता है उसी प्रकार से स्लाइड शो नाम का भी फंक्शन होता है। तो जब स्लाइड शो फंक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इसके अंदर आपको मिलेगा रिकॉर्ड स्लाइड शो फंक्शन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने स्लाइड को दिखाने के लिए और उसके अलग-अलग चीजों को करने के लिए। ये जो क्वेश्चन था कि रिकॉर्ड स्लाइड शो जो किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, किस मेन्यू के अंतर्गत अवेलेबल है, तो स्लाइड शो मेन्यू के अंतर्गत अवेलेबल है। और इसी पर अगर आधारित क्वेश्चन पूछे कि अगर हम ये पूछे क्वेश्चन की किसी भी स्लाइड में हेडर या फुटर आपको ऐड करना होगा तो किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका आंसर होता है कि इंसर्ट मेन्यू का। अगर हम ये पूछते हैं कि किसी भी स्लाइड में आपको कुछ एक एनिमेशन लगाना है, स्लाइड में एनिमेशन लगाना है तो आप बताइए कि ट्रांजिशन के अंतर्गत आता है। अगर हम ये पूछते हैं कि किसी भी पिक्चर में या किसी भी टेक्स्ट में एनिमेशन लगाना है तो उसके लिए आप एनिमेशन ग्रुप का सेलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर से रिकॉर्ड स्लाइड शो की बात किया जा रहा है वो स्लाइड शो मेन्यू के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलेंगे? तो किसी भी वर्कशीट में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए उस वर्कशीट पे राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करने के बाद आपको रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसका नाम बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहां पर से देखिए कि इस शीट का नाम जो है बेल्ट्रॉन है, अगर हम इसे इसका नाम बदलकर बिहार रखना चाहेंगे तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और जब इस पे राइट क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन होगा और इस लिस्ट में देखिएगा कि 3rd नंबर पे रीनेम लिखा हुआ है और इसी रीनेम पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर से जैसे टाइप कर देते हैं बिहार और जैसे टाइप किया और यहां पर से इसका देखिए नाम हो गया बिहार आ गया। तो एक तो ये तरीका है कि जिस सीट का नाम बदलना चाहते हैं उस पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पे जाके क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप उस सीट पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद होम मेन्यू पे क्लिक कीजिए। होम मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर से देखिएगा कि फॉर्मेट नाम का ऑप्शन रहेगा और इसमें भी रीनेम सीट नाम का ऑप्शन से आप उसका नाम का सीट को बदला जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पर से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें यहां पर से आंसर होगा ये 4 नंबर होगा कि वो एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है। बिल्कुल ये नहीं होता क्योंकि वर्कबुक किसे कहते हैं और वर्कशीट किसे कहते हैं इसको पहले आप समझिए। पहले वर्कबुक और वर्कशीट को समझने से पहले हम आपको रो और कॉलम के बारे में आपको बताते हैं। रो जो होता है और कॉलम जो होता है तो जो दोनों जब एक जगह मिलता है तो उसे सेल कहा जाता है और बहुत सारे सेल जब एक्सेल के अंदर मिलता है तो उसे वर्कशीट या फिर आप शीट के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, जिसे आप स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। इसका 3 नाम होता है, शीट होता है नाम, स्प्रेडशीट होता है और वर्कशीट होता है। तो जब वो हेड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू पहले होता कहां पे? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू की जब यहां पर स्लाइड की चर्चा किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि पावरपॉइंट का ये क्वेश्चन है, पावरपॉइंट का क्वेश्चन है। अब पावरपॉइंट के क्वेश्चन में हम चलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में जानने के लिए। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू अगर आपको जाना है तो सबसे लास्ट मेन्यू जो व्यू होता है उस पे क्लिक कीजिएगा। जब आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा यहां पर से देखिएगा कि सेकंड नंबर में स्लाइड सॉर्टर व्यू लिखा हुआ है और इस पे क्लिक करेंगे तो इससे फायदा यह होगा कि जितना भी स्लाइड आपके पास बना रखे हैं वो सारा स्लाइड है वो स्क्रीन पे छोटे-छोटे एक थंबनेल्स टाइप के शो करने लगेगा। जरूरत के अनुसार हम एक दूसरे जगह उसे रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित कराने के लिए हम लोग छायांकित क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड को एक थंबनेल्स टाइप के शो करने के लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? यानी किसी भी टेक्स्ट को जब कट या कॉपी किया गया होगा तभी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो कट या कॉपी करने के लिए कट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल X होता है और कॉपी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल C होता है। तो जब भी आप कट या कॉपी करते हैं किसी भी सेल में कोई इंफॉर्मेशन को तो उसे पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप यानी कि होम मेन्यू में जब आप एडिटिंग ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो उसमें क्लियर डायलॉग बॉक्स लिस्ट ओपन होता है और उस लिस्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बैग यानी कि कौन सा वैलिड विकल्प नहीं होता है? तो उसमें क्लियर डाटा नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो इस चीज के भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जैसे आप एक्सेल ओपन कीजिएगा तो होम में क्लिक करने के बाद यहां पर से देखिएगा कि एडिटिंग ग्रुप में क्लियर लिखा हुआ है। तो क्लियर में जब क्लिक करते हैं तो क्लियर ऑल मिलेगा, क्लियर फॉर्मेट मिलेगा, क्लियर कंटेंट्स मिलेगा, क्लियर कमेंट मिलेगा, क्लियर हाइपरलिंक मिलेगा, लेकिन इसमें क्लियर डाटा नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रियम तत्वों यानी कि कह सकते हैं ग्राफिकल एलिमेंट्स के माध्यम से किसी उपकरण या फिर कई उपकरण को आप यहां पर से डिवाइस कर सकते हैं, किसी डिवाइस के साथ
इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं उसे GIF यानी कि ग्राफिकल GUI उसे कहते हैं, सॉरी GIF बोल दिया, GUI उसे बोला जाता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसे कहते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, जैसे जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही बना हुआ होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यह है कि जितने भी चीजें होती है उसका एक आइकन्स के तौर पे उसे स्क्रीन पे दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में ही आप एग्जांपल बताते हैं, जैसे जो कैमरा का सिंबल है आप उस पर क्लिक करके कभी भी कॉल लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो कैमरा का सिंबल है वो ये दर्शाता है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कैमरा ऑन होगा। तो वही चीज है कि यहाँ पर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज का काम करने के तात्पर्य वो क्या करता है, एक आइकन्स बना देता है, और जब उस आइकन पे क्लिक करते हैं तो उसे वही काम होता है। जैसे अगर मिनिमाइज के टाइप का सिंबल दे दिया उस पे क्लिक किया, मिनिमाइज हो गया फाइल, स्टार्ट टाइप का फंक्शन दे दिया उस पे क्लिक किया तो स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीजों को हम लोग सेक्शन में सेल में बॉर्डर लगाने का विकल्प कहां पाया जाता है? तो आप किसी भी सेल में अगर आपको बॉर्डर लगाना होगा तो आपको सबसे पहले होम पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर नाम का फंक्शन होता है, आप वहां से बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि देखिएगा कि इसमें भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, और जब आप इसे प्रिंट प्रीव्यू कीजिएगा फुल्ली ब्लैंक आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। बट अगर हम यहां पर इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना होगा होम में। जैसे हम यहां पर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम यहां पर होम पे क्लिक किए, होम पे क्लिक करने के बाद यहां पर फॉन्ट ग्रुप है और यहां पर बॉर्डर नाम का फंक्शन है। तो बॉर्डर में कई तरह का बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर की चीजें यहां पर से अवेलेबल होता है, जरूरत के अनुसार से सेट करना है। बट यहां पर और बटन हम इस क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि इस प्रकार से वो क्या हुआ कि बॉर्डर सेट हो गया, और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो इस तरह का लाइनिंग भी वो प्रिंट होगा। तो जब भी एमएस एक्सेल में बॉर्डर आपको सेट करना होगा तो सबसे पहले आपको होम पे क्लिक करना है, होम पे क्लिक करने के बाद फॉन्ट ग्रुप में जाना है, फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद बॉर्डर पे क्लिक करके आप उसमें बॉर्डर सेट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंपाइलर डैश को रूपांतरित करता है। जो कंपाइलर है वो रूपांतरित का मतलब कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट क्या करता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को वो मशीन कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम होता है। इसका आंसर 1 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन यह है कि वर्क व्यू, जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थित होता है, यानी कहिए कि फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है? तो उसे वेब लेआउट कहा जाता है। एमएस वर्ड के पेज को अगर आपको वेब लेआउट में आपको देखना है तो उसे आपको पहले क्लिक करना होगा, व्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें डॉक्यूमेंट को देखने का 5 अलग-अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, दूसरा प्रकार जो होता है फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, तीसरा प्रकार जो होता है वो वेब लेआउट होता है, और चौथा आउटलाइन, और पांचवा जो होता है ड्राफ्ट होता है। बट अगर आप वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो वो एक वेबसाइट की तरह, एक नेटवर्किंग साइट की तरह वो स्क्रीन पे बहुत सारा उसका पेज की चौड़ाई हो जाता है। उसी इसलिए हम इसका आंसर क्या कहेंगे? इसका आंसर होगा 4 नंबर का वेब लेआउट। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि आप 19/12/2019 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन लगाए हैं इक्वल टू टुडे। तो चलिए हम इक्वल टू टुडे लगा के आज हम दिखाते हैं कि आज कितनी तारीख है, जिस डेट में हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग को ये वीडियो रिकॉर्ड करके मिल रहा है, वो तारीख क्या है? तो वो तारीख हम यहां पर से देने के लिए या फिर लाने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होगा। वो फार्मूला यह है कि इक्वल टू देंगे, उसके बाद फिर टुडे लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर से आज का तारीख है 10 तारीख 5वां महीना 2020। अगर हम ये चीज लिखने के बाद इस फाइल को सेव कर दें और सेव करने के बाद इसी फाइल को फिर कल अगर हम ओपन करेंगे, यानी कि हम 11 तारीख को अगर हम ओपन करेंगे तो इस फाइल का नाम क्या होगा? सॉरी, यहां पे इसका डेट क्या होगा? ये जो 10 तारीख देख रहे हैं ना उसका नाम बदलकर हो जाएगा 11 तारीख। ये भी क्वेश्चन उसी पे आधारित है कि जब आप यानी कि आप 19/12/2019 को एमएस एक्सेल में वर्कशीट के फंक्शन में अगर आप इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद अगर करके डालते हैं तो जब आप अगले दिन उसी वर्कशीट को खोलेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा? तो उसका आउटपुट होगा 20 तारीख 12वां महीना 2019। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो एक्सेल है और वो डेट पर वो क्या करता है, ऑटो अपडेट लेता है, यानी कि खुद से अपडेट ले लेता है। और जैसे आज 19 तारीख है तो कल जब हम उसे मतलब फाइल को बंद करनी है और कल हम 20 तारीख को ओपन करेंगे तो उसे हम जब ओपन करके देखेंगे तो उसमें लिटरली उसमें बताते हैं कि उसमें 20 तारीख शो करेगा, यानी कि वो खुद से अपडेट रहता है। आप अपने कंप्यूटर के जो घड़ी है, अपने कंप्यूटर के जो क्लॉक सिस्टम है उससे वो कनेक्ट रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि डैश मेल मर्ज के लिए इनवैलप एक डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रकार नहीं है। तो ये किसका नहीं है? तो ये एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए इनवैलप एक डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रकार नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये किसमें नहीं होता है? एमएस वर्ड में नहीं होता, क्योंकि जब आप एमएस वर्ड में जाते हैं, मेलिंग पे क्लिक करते हैं और उसके बाद स्टार्ट मेल पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, और जरूरत के अनुसार लेटर, ईमेल मैसेज, इनवैलप, लेटर या डायरेक्टरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको हम यहां पर से क्वेश्चन बोले तो इसका आंसर होगा 2 नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि आप विंडो एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बना सकते हैं? तो विंडो एक्सपी है या फिर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, उसमें अगर आपको एक नया फोल्डर बनाना होगा तो ये तरीका बहुत ही इजी है। तरीका यह है कि आपको राइट क्लिक करना होगा जहां पे खाली स्थान है और उस पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करके आप उसमें फोल्डर बना सकते हैं। तो चलिए इसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो जैसे देखिए कि हमारे सिस्टम यहां पर से बहुत सारे आइकन्स तो है यहां पर से, बट यहां पर से कुछ जगह है जो खाली है, तो उसमें राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर न्यू ऑप्शन आएगा और यहां पर फोल्डर वाले क्लिक करके हम उसमें फोल्डर बना सकते हैं। तो इस तरह से फोल्डर आएगा, इसे जरूरत पड़ने पर डिलीट भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर। इसका शॉर्टकट ये होता है फाइल फोल्डर बनाने के Ctrl+Shift+ आप एन बटन प्रेस कीजिए तो उसे भी आप फाइल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके उसके बाद फिर फोल्डर पे क्लिक करके क्रिएट करते थे, उसी प्रकार इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N होता है न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्टिव एक्स डैश द्वारा शुरू करते थे, उसी प्रकार इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+N होता है न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्टिव एक्स द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई एक क्या है, तकनीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन यह है कि कंप्यूटर के भौतिक यानी कि फिजिकल उपकरण यानी कि फिजिकल जो डिवाइस है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। और हार्डवेयर का आपको डिफिनेशन भी बताते हैं। तो हार्डवेयर का डिफिनेशन यह होता है कि कंप्यूटर का वह पार्ट, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, डिस्प्ले हो गया, सारी चीजें क्या है जो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। यानी जो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का हुआ ग्रुप यानी कि समूह जो डैश का समाधान करता है। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का अगर समूह की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो वो क्या करता है? विशिष्ट समस्या का कार्य बनता है, यानी कि स्पेसिफिक प्रोग्राम या फिर जॉब की वो काम बनता है और उसका समाधान भी वो करता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 21 है कि लेआउट रिबन में, लेआउट जो रिबन होता है, लेआउट रिबन में डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है, यानी कि डैश मेन्यू के अंतर्गत मौजूद होता है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन यह है कि लेआउट रिबन में डैश टैब के अंतर्गत आता है। यहाँ पर से इसका ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो डिजाइनिंग है, इंसर्ट है, एनिमेशन है। तो डिजाइनिंग और एनिमेशन की चर्चा किया जा रहा है, ये जरूर क्वेश्चन किससे है? तो एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तो जब आप एमएस पावर पॉइंट में होम पेज पे क्लिक कीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि यहाँ पर उसमें लेआउट नाम का फंक्शन रहेगा और वहाँ पर से आप उस लेआउट को बदल भी सकते हैं। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर से भी तो होम पे क्लिक करते हैं और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि इसका लेआउट रहता है और लेआउट को हम यहाँ पे अलग-अलग जैसे चीजों को बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर किसी भी तरह का थीम्स को बदलना होगा तो उसके लिए हम लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। लेआउट का जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक टाइटल स्लाइड दिए हैं और टाइटल स्लाइड के बाद याद आया कि हमें टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होना चाहिए, तो उसे हम लोग लेआउट से ही क्या करेंगे, बदलेंगे। और लेआउट जो फंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? तो होम के जो रिबन होता है उसी के अंदर क्या होता है? लेआउट फंक्शन अवेलेबल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन यह है कि चयनित यानी कि सेलेक्टेड अक्षर को सबस्क्रिप्ट करने के शॉर्टकट की क्या होती है? तो किसी भी कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट या फिर किसी भी जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट किए हुए हैं और सेलेक्ट करने के बाद उसे सबस्क्रिप्ट करना है, तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा Ctrl+=। जब Ctrl+= करेंगे तो उसे क्या होता है? सबस्क्रिप्ट हो जाता है डाटा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या होता है? तो एमएस वर्ड में आउटलाइन की अगर हम लोग बात करें तो कंटेंट्स को बुलेट पॉइंट्स के रूप में दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू किसे कहते हैं?
हैं तो कंटेंट्स को बुलेट्स पॉइंट को रूप में दिखाने के लिए हम उसे क्या बोला जाता है, तो एमएस वर्ड का आउटलाइन व्यू कहा जाता है। फिर आप जैसे देखिए आउटलाइन व्यू आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने की क्या होता है, जैसे कि जो स्क्रीन पे शो होता है एमएस वर्ड का फाइल हो या फिर एक्सेल का फाइल हो, तो उसे अपने क्या खुद का व्यू होता है। जैसे आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रिंट लेआउट व्यू है, उसके बाद फिर फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है। तो अगर आप यहाँ पर से आउटलाइन वाले व्यू पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें जितनी भी चीजें आप लिखिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा कि एक छोटे-छोटे यहाँ पर से टूल्स टाइप पे यहाँ पर से बना के दे देगा, यानी कि बुलेट्स टाइप पे दे देगा। तो जब भी आपको बुलेट्स टाइप पे यहाँ पर से चीजों को पॉइंट्स करके दिखाना होता है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आउटलाइन व्यू का। और वेब लेआउट का व्यू होता है जिसे वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से अटैच करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्ल्ड वेब पेज का आविष्कार किसने किया था, यानी कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका आविष्कारक का कौन नाम है, आविष्कार कौन किसने किए थे, तो उनका नाम टीम बर्नर्स-ली है। जो आप अपने स्क्रीन पे उनका फोटो भी देख रहे हैं तो टीम बर्नर्स-ली का वो फोटो है, तो यही क्या किए थे, WWW यानी कि 3 बार जो W है जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो उसका आविष्कार किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेल मर्ज विकल्प यानी कि मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के डैश टैब में मौजूद होता है, तो मेलिंग के अंतर्गत आता है मेल मर्ज का ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है, तो वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में अगर उपयोग करने की बात करें तो अस्टोर प्रोग्राम प्रिंसिपल का वो क्या होता है, अस्टोर किया जाता है, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 नंबर क्वेश्चन यह है कि एमएस पावरपॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची यानी कि लिस्ट के तहत एक वैध विकल्प नहीं है, तो उसमें यूज न्यू फॉर्मेटिंग नाम की चीज उसमें नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता है, तो पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची यानी कि लिस्ट के अंदर वैध विकल्प नहीं है, तो उसमें नहीं होता है कौन सा, तो उसके अंदर जो नहीं होता है अवेलेबल होता है यूज न्यू फॉर्मेटिंग नाम की चीज उसमें अवेलेबल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा नहीं थी, तो इसमें विंडो 3.1 के अंदर जब विंडो 3.1 था तो उसमें कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट और नेटवर्किंग का सुविधा नहीं हुआ करता था। बाकी विंडो एक्सपी में इंटरनेट चला सकते, विंडो 10 में भी चला सकते, विंडो 8 में भी चला सकते। तो इसे 1992 में यानी कि 1992 में इसे रिलीज किया गया था, और इसे रिलीज करने का डेट आपको बता दें 6 अप्रैल 1992 था। और ये किस का फैमिली का हिस्सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का हिस्सा है, और इस समय ये कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है, एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म था। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है उसी प्रकार वो भी हुआ करता था, इसमें इंटरनेट की सुविधा उसमें नहीं थी। बट अब जो सिस्टम जितने भी चीजें सिस्टम बना, जैसे विंडो एक्सपी के बाद जो भी सारे सिस्टम बना, विंडो एक्सपी में भी इंटरनेट की सुविधा था, विंडो विस्टा में भी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 और 9 नहीं है, विंडो 10 में भी आप इंटरनेट चला सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि इनमें से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है, तो इसके लिए मतलब किसी भी सूचना यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए SRAM का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा इस्तेमाल किया